Hello students, I am Diksha Bhuvalka, your BCR faculty, that is Business Correspondence and Reporting. I know आप लोगों ने बहुत वेट किया है इंग्लिश लेक्चर्स के लिए, BCR के लिए, and I am really sorry for that. I was a bit busy in other things, but अब we are back to BCR. आपने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी बजरंग सर के साथ कर रखा है, कम्युनिकेशन, एंड उसके बाद का जो चैप्टर 2 है, दैट इज द ग्रामर पार्ट, प्रॉपर जो इंग्लिश ग्रामर है, दैट वील स्टार्ट ऑफ. एंड कुछ लोगों से मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि इंग्लिश से बहुत घबराते हैं. कुछ इंग्लिश मीडियम से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, बंगाली मीडियम, इन सब जैसे स्कूल से पढ़ाई की है उन्होंने. तो उन लोगों को भी डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हम लोग जो भी करेंगे एकदम स्क्रैच से करेंगे, एकदम बिगिनिंग से करेंगे, तो उनको पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं. ठीक है, आपको बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहना है, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे फॉलो करना है. एंड कोई चिंता मत करो, इसके ऊपर सारे नोट्स आपको मिलेंगे, रिवीजन आपको मिलेगा, आपको इसके ऊपर एलएमएस मिलेगा. बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अपने एलएमएस में डाले हुए हैं. जो मैं पढ़ाऊंगी वो तो आप पढ़ोगे, उसके साथ साथ में आप एलएमएस में सॉल्व भी करोगे. एलएमएस में बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है कि अगर आपने एलएमएस प्रैक्टिस कर लिया तो ना ही केवल सीए फाउंडेशन का इंग्लिश, आप नॉर्मल इंग्लिश भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे. तो आप ये लेक्चर्स तो देखो ही, प्लस एलएमएस में बहुत जरूर से ध्यान देना. ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो आज चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं. दैट इज वेरी 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 बेसिक चैप्टर, जो है आपका सेंटेंस टाइप्स, दैट इज एक्टिव, पैसिव, वॉइस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच. इसके ऊपर मत ज्यादा ध्यान दो, एक्टिव पैसिव क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है. सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे सेंटेंस क्या होता है. आप बोलोगे मैम सेंटेंस बहुत इजी है, पता है क्या होता है, पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है. तो चलो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट रीड आउट कि अपने इस चैप्टर के बाद क्या क्या कर पाएंगे. इस चैप्टर के बाद we'll recognize and understand the meaning of given grammatical structures in written and spoken form. इसका मतलब जितने भी ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कुछ लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, कुछ लोग इससे घबराते होंगे. जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या होता है मैम, समझ में ही नहीं आता है. ये सब करने के बाद, ये चैप्टर करने के बाद आपको काफी समझ में आ जाएगा कि इसको रिटन में कैसे लिखते हैं और ओरल में हम लोग इसको कैसे बोलते हैं. इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी भी सिखा दूंगी, डोंट वरी. नेक्स्ट, एनालाइज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग ग्रामेटिकल टर्म्स करेक्टली. यू नो व्हाट, इंग्लिश में ना ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बोलोगे मैम इंग्लिश और ग्रामर अलग है क्या? ऑब्वियसली अलग है. इंग्लिश हो गया आपका लैंग्वेज, जो पूरी की पूरी भाषा है. ग्रामर हो गया उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें यूज होती है, मात्राएं यूज होती है, वर्ड्स यूज होते हैं, वो सब छोटी छोटी चीज़ कैसे आपस में मिल के पूरा का पूरा लैंग्वेज बनाते हैं, वो होता है ग्रामर. ठीक है, तो अब अगर अपने को सेंटेंसेस अच्छे से बोलना है, अच्छे से लिखना है, प्रॉपर लिखना है, कुछ गलती में नहीं लिखना है, तो उसके अंदर के एक एक वर्ड, एक एक मात्रा, सब कुछ सही होना चाहिए. तो वही बोला गया है कि आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और ग्रामेटिकल टर्म्स अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपने 2-4 वर्ड्स लिए हैं, उसको अच्छी तरह से सजा दिया है, तो वो आपका एक सेंटेंस प्रॉपर बन जाएगा. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द कोहेरेंस ऑफ पैराग्राफ्स एंड टेक्स्ट. सेंटेंसेस बना लोगे, उसके बाद पैराग्राफ्स बना लोगे, टेक्स्ट बना लोगे, यार यू आप इंग्लिश सीख जाओगे. यूज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स मीनिंगफुली एंड एक्यूरेटली इन ओरल एंड रिटन वर्क. ये अपने ने देख लिया है. Identify and rectify their own errors when using targeted grammatical structures. इतना अच्छा आप सीख जाओगे कि आप अपने खुद के एरर्स भी देख पाओगे उसके बाद, कि आप पहले कैसे लिखते थे और उसके बाद आपने क्या गलती की है सेंटेंसेस में, वो भी आप ठीक से अपने खुद के खुद पेपर रेक्टिफाई कर पाओगे. ओके, नेक्स्ट अपने को क्या क्या करना है इसमें देख लेते हैं. सबसे पहले तो ग्रामर पे ध्यान देना है, फिर फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस वो क्या होता है वो देखना है, तीनों का डिफ्रेंसिएशन देखना है, क्लॉजेस क्या क्या किस टाइप के होते हैं वो देखना है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस क्या क्या चीज से बनता है, किस किस टाइप के टर्म से बनता है, किस किस टाइप से वर्ड से बनता है, वो सब देखेंगे. रेकग्नाइज कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस हो गया. आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी एंड स्ट्रक्चर.
सेंटेंसेस बहुत टाइप के होते हैं. एक सिंपल सा सेंटेंस बोलना है, जैसे कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंसेस. बड़ा बड़े सेंटेंसेस भी होते हैं. अभी आप कोई भी एक इंग्लिश के न्यूज चैनल्स खोल के देख लो, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स वो लोग इतना फ्लुएंटली, इतना फास्ट बोलते हैं. वो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो समझने में अभी आपको दिक्कत आ रही होगी, बट एक बार आप पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कर लोगे तो वो सब भी आप आराम से समझ पाओगे. डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो भी हम लोग देखेंगे क्या होता है. एंड लर्न रिपोर्टेड स्पीच. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अभी मैंने आपको बताया कि ग्रामर क्या होता है. ग्रामर सारे वर्ड्स का, सारे स्ट्रक्चर्स का, किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलके कोई सेंटेंस बनाते हैं, वो होता है. वो क्या होता है एग्जैक्टली ये सब अभी आपको समझ में नहीं आएगा. हम लोग एक बार सिंपल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वील कम बैक टू दिस पार्ट. So let's start with phrase, clause and sentence. Let's give it a reading. Phrase, clause and sentence. Phrase, clause and sentence are the three structural units that create meaning in a language. English language में या कोई भी एक language में phrases, clauses और sentences ये तीन चीजें होती है जो उसका पूरा का पूरा meaning बताती है. ठीक है. They comprise of groups of words with meaning. वर्ड्स मिलते हैं, कुछ मीनिंग होता है उनका, तभी जाके एक सेंटेंस बनता है. अंडरस्टैंडिंग दिस बेसिक यूनिट्स इज अ फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर. तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं. ओके, एक फ्रेज क्या होता है, एक चलिए एक एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. अब मैं आपको बोलूं कि इंग्लिश में कुछ भी बोल के दिखाओ, तो आप सोचोगे, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर थोड़ी बहुत आती है, इतना अच्छा नहीं आता है, तो आप बोलोगे सनलाइट, वो एक इंग्लिश टर्म है. चलो आप बोलोगे इन द सनलाइट. इन द सनलाइट का मीनिंग कुछ निकल के आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि आप सनलाइट के बारे में कुछ बोल रहे हो, बट एग्जैक्टली मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि कुछ और बता के दिखाओ, तो आप बोलोगे कि ट्री. चलो ठीक है, ट्री इज एन इंग्लिश वर्ड. आई स्टैंड अंडर द ट्री. ये एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ कि नहीं. आई स्टैंड अंडर द ट्री, मैं ट्री के नीचे खड़ी होती हूँ. ठीक है. अब अगर इसमें से हम कुछ पार्ट निकाल दें, आई स्टैंड अंडर अ ट्री को हम स्प्लिट कर दें. चलो लिख के देखते हैं. ठीक है, ये एक सेंटेंस हुआ, प्रॉपर सेंटेंस, समझ में आ रहा है कि क्या है. अब इसमें से सपोज मैं इसको उड़ा दूं, अंडर द ट्री. इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रही है कि ट्री के बारे में कुछ बात हो रही है, बट पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा. इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजेस. फ्रेजेस मतलब अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ कुछ किसी के बारे में बात हो रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस. पूरा क्या मीनिंग बोला जा रहा है, क्या बताने की कोशिश हो रही है, वो नहीं समझ में आता. It cannot stand alone. It's a very, very important word. It cannot stand alone, but can be used as a part of a sentence. It cannot stand alone मतलब खाली इससे आप एक सेंटेंस नहीं बना सकते हो, मगर इसको आप एक सेंटेंस में जोड़ सकते हो. जैसे कि हमने पहले अभी जोड़ा हुआ था, I stand under a tree. अब देखो, इसमें मैंने और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला के इसको एक सेंटेंस का पार्ट बना दिया. सो फ्रेजेस बहुत ज्यादा इजी है. एक एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं. इन द नॉर्थ, अ येलो ड्रेस, एट 5 o'clock. इट्स वेरी वेरी सिंपल. चलो एक काम करो, अभी आप इस वीडियो को पॉज करो और कोई भी 5 फ्रेजेस आप अपनी कॉपी में अभी के अभी लिखो और देखो कि आपको फ्रेजेस का मतलब समझ में आया या नहीं. ठीक है. सो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. नेक्स्ट वी मूव टू क्लॉजेस. क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट and a predicate are called a clause. A clause can make complete sense on its own or may form a part of a sentence. अब आप बोलोगे मैम इसमें काफी कुछ बता दिया. चलो धीरे धीरे इसको फिर से करते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये तो पता है. फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता था, तो क्या डिफरेंस है? क्लॉजेस में ना एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपने बचपन में पढ़ा होगा. अगर नहीं भी याद है, चलो हम लोग एक क्विक रिविजन, एकदम क्विक रिविजन करेंगे. ठीक है. चलो एक सेंटेंस लिखते हैं.
रीना goes to play football in the garden. ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। रीना फुटबॉल खेलने के लिए गार्डन में जाती है। अब ये बताओ इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? सोचो जल्दी से। इस सेंटेंस में रीना के बारे में बात हो रही है। तो रीना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुई और बाकी का पूरा सेंटेंस हो गया आपका प्रेडिकेट। राइट, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है। अगर आपको इसके ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस करना है सब्जेक्ट प्रेडिकेट के ऊपर, आप अपने एलएमएस में जाओगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के प्रॉपर एक्सरसाइजेस दिए हुए, उसको सॉल्व करोगे। कोई भी डाउट आएगी आप मुझ तक पहुंचाना। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्लॉज में क्या होता है ना, एक क्लॉज क्या होता है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा। तो अब ये बताओ, अगर एक सेंटेंस में या अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट भी है, तो आपको नहीं लगता वो अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है? ऑब्वियसली यार, वो अपने आप में ही एक प्रॉपर सेंटेंस है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि अ क्लॉज कैन मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। अपने आप में भी वो एक सेंस बनाता है और मे फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वो एक और दूसरे सेंटेंस में भी जोड़ा जा सकता है। जैसे कि चलो आओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेन, इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्या होता है उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर एकदम सिंपल सेंटेंस है। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक गोल्ड की चेन है। रीना लिव्स इन लंदन, अभी रीना फुटबॉल खेलने के लिए प्लेग्राउंड में भी गई थी। अभी रीना लिव्स इन लंदन, एकदम सिंपल सेंटेंस है। देखो इसमें आप देखोगे ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड में ही जो है, ही वो सब्जेक्ट है और हैज अ चेन ऑफ गोल्ड जो है वो प्रेडिकेट है। और नेक्स्ट वाले में रीना जो है वो सब्जेक्ट है और लिव्स इन लंदन जो है वो प्रेडिकेट है। राइट, तो यहां पर आप देख रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस या ये दोनों क्लॉजेस अपने आप में एक सेंस बना रहे हैं, अपने आप में पूरा का पूरा समझा रहे हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस या क्लॉजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, वो हमने देख लिया, एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। ये अपने आप में ही एक सेंटेंस है, इसीलिए इसको मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब इसको कोई और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई और सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो आपस में सेंस बनाता है। और एक जो दूसरा पार्ट यहां रह गया था, मे फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो किस टाइप के क्लॉज होते हैं? वो होता है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, so a subordinate clause also consists of a subject and predicate। इसका मतलब main clause और subordinate clause दोनों में होता है subject और predicate, but does not make complete sense on its own। it is dependent, इसीलिए उसका नाम dependent clause है। वो दूसरे group of words के ऊपर dependent होता है on the main clause for the reader to understand it fully। okay, तो इसका examples क्या है? he has a chain which is made of gold। तो इसमें जो आइटैलिक्स में जो पार्ट है which is made of gold, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा क्यों? अब इसमें आप बोलोगे इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ है मैम? which is made of gold में आप देखोगे which हो गया आपका सब्जेक्ट, is made of gold हो गया आपका प्रेडिकेट। लेकिन आपको लगता है कि इसका खुद का कुछ सेंस है? which is made of gold, which is made of gold, which is made of gold, क्या which is made of gold? तो he has a chain which is made of gold। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो which is made of gold है ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसको
ही हैज अ चेन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ा। यहां पर थोड़ी सी खिचड़ी हो गई, इसको हम लोग मिटा के फिर से करते हैं। ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये जो आइटैलिक्स में आप देख रहे हो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये ही हैज अ चेन, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो आपका मेन क्लॉज हो गया, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप समझ रहे हो मेरी बात? सेकेंड वाला एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। दिस इज द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड। वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, ये आप देख रहे हो आइटैलिक्स में है। दिस इज द क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दिस इज द प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो क्लॉजेस हमने क्या क्या सीखा? क्लॉजेस दो टाइप के होते हैं, एक तो मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों है, लेकिन वो अपने आप में ही सेंस बना लेता है, उसको और किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं है। और दूसरा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, पर उसका डिफरेंस ये है कि वो मेन क्लॉज पर या फिर और कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और वो अपने आप में सेंस नहीं बनाता, वो जुड़ के ही सेंटेंस का मीनिंग देगा। आई थिंक इसको और ज्यादा डिटेल में अपने इसके बाद करेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्लॉज क्या है। डोंट वरी, इसके ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइजेस और बहुत सारा और डिटेलिंग हम आगे करेंगे। नेक्स्ट वी कम टू सेंटेंस। सेंटेंस तो यार इजी है, जिससे पूरा सेंस बनता है वही सेंटेंस है। सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस टू अ रीडर। अब ये जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये हमें पूरा सेंस लगा। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस टू अ रीडर। यही एक सेंटेंस है। इट टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इट मे बी अ स्टेटमेंट, it may be a statement, question, exclamation, command, and consists of a main clause and sometimes one or more subordinate clauses. आप बोल रहे हो कि मैम सेंटेंसेस में इतना कुछ होता है? हाँ, सेंटेंस बहुत सारे वर्ड से बनता है। अब अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले, चलो यहाँ पर कोई एग्जाम्पल दिया है वही ले लेते हैं। आई लाइक हॉरर फिल्म्स विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। अब इसमें कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच छुपे हैं वो देखते हैं। चलो आज आप लोग अपनी पुराने सब याद कर लो कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा हुआ है। आई, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? जल्दी से बताओ। दिस इज अ प्रोनाउन। लाइक, दिस इज अ वर्ब। हॉरर, ये कौन बताएगा जल्दी से? ये है एडजेक्टिव। फिल्म्स, this is a noun. True, this is an adjective again. And stories, this is a noun again. ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने सारे वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनता है। तो ये तो हो गए अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, और भी काफी सारी क्लासिफिकेशंस है, वो हम लोग अभी देखते हैं। चलो, तो हमने अभी पढ़ा कि सेंटेंस एक स्टेटमेंट हो सकता है। स्टेटमेंट जैसे कि आई गो टू स्कूल, एक स्टेटमेंट है, एकदम जनरल सी कोई बात किसी को बताना, एक स्टेटमेंट देना कि माई मदर वेंट टू द मार्केट, आई गो टू स्कूल, माई फादर इज अ पुलिसमैन। ये सब एक नॉर्मल सेंटेंसेस है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। इसमें जस्ट आप किसी को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ बस उसे बता रहे हो, ना आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ना आप उसको कोई ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमने देख लिया। एक क्वेश्चन हो सकता है एक सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन भी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ? जब हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, एकदम चिल्ला के, एकदम खुशी से जब कुछ बोलते हैं, खुशी की जरूरी नहीं है कि वो खुशी ही हो, बहुत खुशी हो या बहुत गम हो या बहुत ज्यादा कोई फीलिंग हम लोग बयान कर रहे हो, जैसे कि वो वी वोन द मैच, किसी को शाबाशी दे रहे हो, ब्रावो, या फिर अलास वी लॉस्ट द मैच।
तो आप देख रहे हो ये सब सेंटेंसेस में ये वाला जो सिंबल यूज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बताता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा फीलिंग का एक्सप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इतना ज्यादा बताया जा रहा है, इतना ज्यादा फीलिंग को अपना एक्सप्रेस किया जा रहा है। ब्रावो मतलब वो बंदा जो ये बात बोल रहा है वो बहुत ज्यादा खुश है कि आप मैच जीत गए हो। अलास वो बंदा बहुत ज्यादा दुखी है, वो बता रहे हैं कि आप मैच हार गए हो। वो वी वन द मैच। ठीक है, चलो मैच की बात हो गई बहुत ज्यादा। नॉर्मल और सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा वर्ड बताओ तो, जैसे हो गया वाओ, आई विश आई कुड हैव दैट कार। सामने से फरारी गई एंड आई सेड वाओ आई विश आई कुड हैव दैट कार। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सक्लेमेशन और ये भी एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने आते हैं कमांड पे। स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन हो गया। कमांड मतलब जब आप किसी को कुछ कमांड देते हो या आप किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हो, कमांड देते हो, जैसे कि प्लीज गो एंड ब्रिंग me a glass of water, please close the gate, or you can not use the word please if you wish, you can say go and close the gate for me. So this is a command, you are making a command कि आप ये काम करो, go and bring a glass of water, ये हो गया आपका command, right? I think आप ये समझ गए हो। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लॉज एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये अपने जस्ट अभी देखे, एक मेन क्लॉज या कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सेंटेंस में ऐड करके वो बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, बट तभी भी वो सेंटेंस रहेगा। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा ध्यान रखना, एक इंग्लिश में कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करो, कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करो, फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज बी कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जब भी आप देख लो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं वो सब कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। अगर ये दो चीज आपकी करेक्ट नहीं है तो आपकी इंग्लिश करेक्ट नहीं है। अ finite verb is an essential component of a sentence. Now what is a finite verb? Verbs के ऊपर भी हमारा एलिमेंट्स है, वो आप देखो जरूर से। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। जब हम लोग कुछ भी चीज कर रहे हैं, या वर्ब मतलब जब हम लोग कोई भी चीज कर रहे हैं या कोई भी चीज हो रहा हो, जब कोई क्रिया हो रही होती है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया। जब भी कोई चीज हम कर रहे हैं या कोई चीज हो रहा है या कोई और कोई चीज कर रहा है, कोई भी क्रिया हो रही है, तो उसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब क्या होता है वो हम आगे जब वर्ब की डिटेल्स करेंगे तब देखेंगे। तो वर्ब मतलब जब कोई भी चीज हो रहा हो या हम कर रहे हो, तो कोई भी सेंटेंस में ना वर्ब होना बहुत जरूरी है। अगर वर्ब नहीं होगा तो आप देखोगे सेंटेंस का कोई मतलब है नहीं, कोई ना कोई वर्ब वो जरूर होगा ही। आप कोई भी एक सेंटेंस मुझे बता दो जिसमें वर्ब नहीं हो। ठीक है, आप एक मन में कोई भी एक सेंटेंस सोचो। आई एम गोइंग टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस है। आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग, जो ये दो वर्ड्स है ना, आई एम गोइंग, ये भी वर्ब है, राइट? तो ये जो वर्ब है ये हमेशा का हमेशा एक सेंटेंस में होगा ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, अ सेंटेंस कैन बी शॉर्ट एंड स्वीट और लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हमें भी पता है। एडिंग ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस टू अ सेंटेंस कैन लेंथन देम। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर देंगे, सेंटेंस लंबा हो जाएगा। एंड मेक देम स्ट्रक्चरली एंड सिमेंटिकली कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली वो बड़ा हो जाएगा, सुनने में समझने में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा। तो एक बार हम लोग सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी करेंगे। चलो एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस का। आई लाइक फिल्म्स, एवरीवन लाइक फिल्म्स। आई लाइक हॉरर फिल्म्स, तो इसमें क्या ऐड हुआ? इसमें एक एडजेक्टिव ऐड हुआ, हॉरर। आई लाइक हॉरर फिल्म्स which are based on true stories। अब अगर आप लोगों ने एकदम लेक्चर ध्यान से सुना है तो आप बताओगे कि ये which are based on true stories क्या है? जल्दी बताओ। which are based on true stories, एकदम करेक्ट, दिस इज अ क्लॉज। अच्छा, क्लॉज तो आप लोगों ने गेस कर लिया। अब ये बताओ मेन क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या आई मीन मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है? चलो हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वर्ड यूज करते हैं। चलो ये बताओ कि ये मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यू कैन से ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जल्दी बताओ। इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? विच आर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, इट विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट? तो अब आप देख रहे हो इसमें एक मेन क्लॉज भी है
क्योंकि ये अपने आप में सेंस बना रहा था, प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज भी है, तो इसमें यहां पर है मेन प्लस सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, नेक्स्ट इज I like horror films which are based on true stories and terrify me completely। आप देख लो कितना वर्ड्स जुड़ जुड़ के एक सेंटेंस बन सकता है। तो ये तो अभी अपने ने देख लिया था कि एक सेंटेंस है, प्लस एंड टेरिफाई मी कंप्लीटली, इसमें ये हो गया वर्ब, ये हो गया एडवर्ब, ये एक नया पार्ट ऑफ स्पीच है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से भी। Okay, so all four examples above are sentences. Subject and predicate. अब चलो subject and predicate, जो इतनी देर से इसके बारे में बात हो रही थी उस पे आ जाते हैं। Subject and predicate are the two primary structures on which a sentence stands. एक sentence को होने के लिए, exist करने के लिए subject और predicate का होना बहुत जरूरी है। However, it is imperative to understand all the components of a sentence to grasp the basics of grammar. इंपरेटिव मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि सेंटेंस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आप पूरा का पूरा सेंटेंस और पूरा लैंग्वेज कैसे करोगे। सो द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, प्रेडिकेट होना ही चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन होना चाहिए। प्रेपोजिशंस आप लोगों ने बचपन में किया है, प्रेपोजिशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत इजी पार्ट है सेंटेंसेस का या इंग्लिश लैंग्वेज का। प्रेपोजिशन क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, वर्ब्स, फ्रेजेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। चलो एक बार वापस प्रेपोजिशन पे आते हैं। प्रेपोजिशन जैसे हो गया इन, ऑन, अबव, अंडर, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स है जिनके बिना ना कोई मीनिंग ही नहीं निकल के आएगा। जैसे कि सपोज हम लोग हिंदी में एक लेते हैं कि डब्बे के अंदर सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो डब्बे के अंदर जो वर्ड है अंदर, वो अगर मैं हटा दूं उसके अंदर से तो हो गया डब्बे के डैश सामान रखा हुआ है। समझ में ही नहीं आएगा डब्बे के कहाँ सामान रखा है भाई, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, किधर। तो ये जो अंदर वाला वर्ड है दिस इज अ प्रेपोजिशन। तो यहां पर भी प्रेपोजिशन इज इन, ऑन, अबव, अंडर, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इंग्लिश लैंग्वेज में या इसके बिना इंग्लिश लैंग्वेज बन ही नहीं सकता, वो हो गया प्रेपोजिशन। वर्ब्स क्या है वो मैंने अभी आपको बताया, क्रिया। फ्रेजेस, और फ्रेजेस हमने अभी पढ़ा है, क्लॉजेस पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलो, सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड, जिसके बारे में बात हो रहा है सेंटेंस में, हमने पढ़ा है सब्जेक्ट। And the predicate is the part of a sentence that tells us something about the subject. तो कोई भी सेंटेंस में एक मेन वर्ड होता है जिसके बारे में पूरा बात हुआ है और उसके बारे में क्या बात हुआ है वो हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे कि माई ब्रदर वर्क्स इन दुबई, मेरा भाई दुबई में काम करता है। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, जल्दी, इस सेंटेंस में ब्रदर के बारे में बात हो रही है, तो माई ब्रदर इज द सब्जेक्ट हियर। उसके बारे में क्या बात हो रही है, क्या इंफॉर्मेशन मिला उसके बारे में कि वो दुबई में काम करता है, तो ये हो गया प्रेडिकेट, राइट। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल्स आप अपने आप ही देखोगे। द ट्रेन अराइव्ड लेट, ट्रेन इज द सब्जेक्ट। द ओल्ड वुमन वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, दिस इज माय बैग, दिस इज माय बैग। कोई आ गया लेने के लिए बट आई सेड नो वेट, दिस इज माय बैग। किसके बारे में बात हो रही है, इस बैग के बारे में, तो दिस विल बी द सब्जेक्ट, इज माय बैग। इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि ये मेरा बैग है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। द वेदर इन मुंबई इज हॉट एंड ह्यूमिड। अब आप बोलोगे मैम कि द वेदर खाली भी तो सब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे, यहाँ तो वेदर के बारे में बात हो रही है, तो वेदर हो गया सब्जेक्ट और इन मुंबई इज हॉट एंड ह्यूमिड हो गया प्रेडिकेट। नहीं, आप गलत सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। बाकी इंटेलिजेंट बच्चे समझ गए हैं बहुत अच्छे से। द वेदर इन मुंबई, यहाँ पे इस सेंटेंस में ना मुंबई के वेदर की बात हो रही है, खाली वेदर की नहीं। तो द वेदर इन मुंबई इज हॉट एंड ह्यूमिड, तो द वेदर इन मुंबई हो गया सब्जेक्ट क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है इसके बारे में कि हॉट एंड ह्यूमिड हो गया आजकल मुंबई का वेदर, तो दिस इज द प्रेडिकेट्स, राइट। समझ गए आप लोग बहुत अच्छे से। द वर्ड्स इन बोल्ड टेल नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग about which or whom something is being said। बहुत अच्छे से आज समझ में आ गया हमें। Second part which states something about the subject, that is the predicate।
अच्छा, ऊपर में हमने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी. A direct object is a person or thing that is affected by the action of the subject. अच्छा, action का मतलब क्रिया, verb. Action मतलब क्या हो रहा है sentence में. तो you could say the direct object receives the action of the verb. It follows the verb and answers the question what. ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि राम kicked the ball. राम ने बॉल को किक मारी. अब आप सबसे पहले सेंटेंस में देखोगे कि वर्ब क्या है. तो इसमें वर्ब क्या है, किक्ड. क्या हो रहा है, राम क्या कर रहा है. आप हमेशा ये पूछोगे कि इसमें क्या हो रहा है या इसमें कौन क्या कर रहा है, तब आपको पता चलेगा कि वर्ब क्या है. तो राम किक द बॉल, तो किक जो है वो वर्ब है, राइट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमेशा आप पूछोगे कि राम क्या किक कर रहा है, राम किस चीज को किक कर रहा है. तो वर्ब जो है, जो इस सेंटेंस में जो वर्ब है किक्ड, वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. वो कौन कर रहा है वो तो समझ में आ गया, बट वो किस चीज पे हो रहा है या किस चीज के साथ हो रहा है या क्या हो रहा है. तो यू विल ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ वाइल फाइंडिंग आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस इज व्हाट. तो राम किक द बॉल, राम किक्ड व्हाट. आंसर आपको मिल चुका है, जल्दी बताओ. राम किक्ड व्हाट, राम किक्ड द बॉल. So this will be the direct object in the sentence. ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते और समझ में आएगा. The ball hit Sheila. First of all, you will tell me what is the verb in this sentence. First, the ball hit. बॉल ने हिट किया, तो हिट हो गया वर्ब, क्रिया है ये, कुछ हो रहा है. ठीक है, बॉल ने किसको हिट किया. द बॉल हिट व्हाट, द बॉल हिट शीला. तो शीला हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बॉल ने आके शीला को दिया एक हिट. नेक्स्ट, रूही कंपेयर्ड द रूही रिपेयर्ड द कंप्यूटर येस्टरडे. तो रूही ने क्या रिपेयर किया, रूही ने कंप्यूटर को रिपेयर किया. तो रिपेयर हो गया वर्ब, कंप्यूटर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी बिल्ट अ कैसल ऑन द बीच. बिल्ट इज द वर्ब, अ कैसल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई हैव बेक्ड अ केक. आई हैव बेक्ड व्हाट्स, अ केक. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट. चलो, अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूं. इसी में आप एक चीज देखना, इस सिंपल सिंपल सेंटेंसेस में ना फर्स्ट यू विल सी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है. नेक्स्ट वाले में देखो, द बॉल सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, शीला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. रूही सब्जेक्ट है, रिपेयर्ड वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वी सब्जेक्ट है, बिल्ट वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. एंड सिमिलरली यहां पर भी सेम फॉर्मेट है. तो जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, तो आपको ऐसा फॉर्मेट मिलेगा सेंटेंस में. पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने क्या किया वो आएगा, और सब्जेक्ट ने वो किसके साथ किया या किसके ऊपर किया वो आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऑलवेज यू विल सी इस टाइप के सिंपल सेंटेंसेस में, हर जगह नहीं होता बट हमेशा कभी कभी ना आपको ऐसा देखने जरूर मिलेगा. सिंपल सेंटेंसेस होंगे ना, तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मेट रहेगा सेंटेंस का. The ball, Sheila, computer, castle and cake received the action from the subject. The sentence structure is subject, verb, object. यही चीज हमने अभी यहां पर देखा. आई थिंक अब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया. अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं. An indirect object is a person or a thing that the action is done to or for.
बट मैम ये तो एक ही जैसा समझ में आ रहा है कि वो एक्शन, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन और थिंग होगा, एक्शन उसके साथ किया गया होगा या उसके लिए किया गया होगा, तो क्या डिफरेंस हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में? अभी मैं क्लियर करती हूँ। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम्स जस्ट बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप देख रहे हो, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खाली सेंटेंस में था तो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, बट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले आएगा एंड कैन बी कॉल्ड द रिसीवर ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. It directly follows the verb and answers the question whom. The structure is subject, verb, indirect object and direct object. अरे बाप रे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, कोई बात नहीं. एकदम सिंपल सा सेंटेंस देखो. I made Neha pasta for lunch. मैंने नेहा के लिए पास्ता बनाया लंच में. राइट, एकदम सही. यहां पर आई सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, नेहा क्या है भाई? अब आप बोलोगे मैम जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो आई मेड पास्ता फॉर नेहा, नहीं वो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ. आपने सीखा है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाता है जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला. तो पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लेकिन जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, तब आप देखोगे आई दैट इज सब्जेक्ट, मेड दैट इज वर्ब, उसके बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि आई मेड नेहा, मैंने नेहा को बनाया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मैंने नेहा के लिए पास्ता बनाया फॉर लंच. तो यहां पर जो ये नेहा है ना वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि सेंटेंस जो है वो उसमें और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो है पास्ता फॉर लंच किसके लिए. अब आप समझ रहे हो, ऊपर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब अपने कर रहे थे तो उसमें अपने क्वेश्चन पूछते थे व्हाट, आई मेड व्हाट. तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल करेक्ट, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पास्ता. I made what? I made pasta. So this is the direct object. Now I made pasta for whom? For whom? For whom? ये जो whom question है ना, इससे आंसर पता चलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का. पास्ता फॉर whom? फॉर नेहा. तो नेहा हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो आई थिंक अब आप लोग को ये समझ में आ रहा है. अगर आगे एग्जाम्पल्स देखोगे और क्लियर हो जाएगा. आगे और एग्जाम्पल देखते हैं. वी बिल्ट हिम अ कासल ऑन द बीच. हमने उसके लिए एक कासल बनाया बीच पे. तो आई मेड व्हाट, सॉरी वी बिल्ट व्हाट, वी बिल्ट अ कासल फॉर हुम, फॉर हिम. तो यहां पर सब्जेक्ट है वी बिल्ट मतलब बिल्ट इज द वर्ब. हमने क्या बनाया? कासल बनाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और किसके लिए बनाया? हिम के लिए बनाया. अब सपोज आगे आप एक और क्वेश्चन पूछे कि कहां पे बनाया, तो ऑन द बीच बनाया. वेरी सिंपल. प्रीति इज राइटिंग मी अ लेटर राइट नाउ. अब आप एक काम करोगे, इन तीनों का फटाफट मुझे ये बताओगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. आप वीडियो को पॉज करोगे अभी और अभी के अभी मुझे ये बताओगे कि इसमें से सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या है. चलो आप भी सॉल्व करो, मैं यहां पर आपके लिए आंसर्स लिखती हूं. चलो अगर आप लोगों ने अभी कर लिया है तो लेट्स गेट बैक. सबसे पहले मुझे बताओगे कि सब्जेक्ट क्या है तीनों में.
बहुत इजी है, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रीति इज राइटिंग मी अ लेटर राइट नाउ। कौन लिख रहा है लेटर? किसके बारे में बात हो रही है? प्रीति के बारे में। तो ये हो गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई हैव मेड माई मॉम अ प्रॉमिस। मैंने अपनी मम्मी को एक प्रॉमिस किया है। किसने प्रॉमिस किया? किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में, मैंने किया है, तो ये सब्जेक्ट है। मिस नायर टीचर्स अस इंग्लिश ग्रामर। तो आप बोल सकते हो मिस दीक्षा टीचर्स अस इंग्लिश ग्रामर। तो मिस दीक्षा या मिस नायर यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट, कौन बताएगा वर्ब क्या है तीनों में? प्रीति इज राइटिंग। इज राइटिंग, प्रीति अभी लिख रही है, तो ये है हमारा वर्ब। आई हैव मेड माई मॉम। तो आई हैव मेड, मैंने बनाया है, तो ये हो गया हमारा वर्ब। मिस नायर टीचर्स अस। तो टीचर्स, दिस इज आवर वर्ब। करेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने कर लिया तीनों का, हमने वर्ब कर लिया। अब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। प्रीति इज राइटिंग मी अ लेटर राइट नाउ। तो यहां पर अब आप बताओगे कि इस तीनों में मैंने दो दो सर्कल्स कर दिए हैं। अब आप बताओगे कि इन दोनों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या है। प्रीति इज राइटिंग मी, मी जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माई मॉम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्रीति इज राइटिंग अ लेटर, किसके लिए? मेरे लिए, मी इज इनडायरेक्ट। आई हैव मेड अ प्रॉमिस, किसके लिए? मॉम के लिए, माई मॉम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिस नायर टीचर्स इंग्लिश ग्रामर, किसके लिए? अस, हमारे लिए, हमें पढ़ाती है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी हमारा ये जो तीनों है, अ लेटर, अ प्रॉमिस, इंग्लिश ग्रामर, ये सब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, ये आप कभी नहीं भूलोगे, इसको आप प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से याद हो जाएगा। नेहा, हिम, मी, माई मॉम एंड अस आर द वंस फॉर whom something is done। किसके लिए हो रहा है? ये सब वर्ड्स के लिए हो रहा है। दे आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। The object of the preposition. The object of the preposition is a noun or a pronoun that completes its meaning. ये हम कहाँ आ गए भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से? अब हम आ गए prepositions पे। करेक्ट। तो हम लोग चलो एक बार ऊपर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने ऊपर से phrases कंप्लीट कर लिया, हमने क्लॉज किया, बहुत इंपॉर्टेंट था, मेन क्लॉज किया, सबऑर्डिनेट क्लॉज किया, फिर हमने सेंटेंस किया, फिर हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किया। हमने ये भी देखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब आपको समझ में हमने कहाँ से हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन में पहुंच गए? ये देखो, हम ये इसके थ्रू चल रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन, जो हमने आपको अब सिखाया था ना, इन, ऑन, अबव, अंडर, डब्बे के अंदर, ये सब। चलो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। द डॉग इज लुकिंग एट, उसके बाद कुछ लिखा नहीं है। इससे क्या समझ में आ रहा है? द डॉग इज लुकिंग एट, डॉग किसी की तरफ देख रहा है, बट किसकी तरफ देख रहा है? ये यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस देखो कंप्लीट नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये फ्रेज है, बट चलो ठीक है, यहाँ डॉट डॉट दिया, इसका मतलब सेंटेंस में कुछ होगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। सो दिस इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस और अ फ्रेज। द डॉग इज लुकिंग एट, एट जो है वो है हमारा प्रेपोजिशन, जो हमें बताता है कि एग्जैक्टली डॉग किसी को देख रहा है ना। तो डॉग इज लुकिंग एट, अगर सपोज हम ये एट नहीं लिखे तो डॉग इज लुकिंग, सपोज हम बोले कि डॉग, हाँ, तो दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, वी डोंट नो व्हाट द डॉग इज लुकिंग एट ऑब्वियसली। तो द कंप्लीट सेंटेंस, चलो कुछ भी कंप्लीट सेंटेंस बना लो। द डॉग इज लुकिंग एट द माउस, यू कैन से द डॉग इज लुकिंग एट द कैट, द डॉग इज लुकिंग एट द फूड,
द डॉग इज लुकिंग एट द बोन, डॉग बोन खाता है। तो ये वो जिसको भी देख रहा है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, वो जो हमने प्रेपोजिशन यूज किया है एट, वो किसके तरफ देख रहा है, वो देख रहा है माउस को, फूड को, बोन को, वो किसी ना किसी चीज के तरफ देख रहा है। तो वो जो चीज हुई वो चीज हो गई आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ऑफ द प्रेपोजिशन मतलब वो एट का ऑब्जेक्ट है। चलो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। यू आर गोइंग टू, तुम कहीं जा रहे हो, तुम जा रहे हो डैश डैश डैश, यू आर गोइंग टू द टेम्पल। अब समझ में आ रहा है, यू आर गोइंग टू वेयर, यू आर गोइंग टू द टेम्पल। तो टू द टेम्पल, तो टेम्पल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऑफ विच प्रेपोजिशन, द प्रेपोजिशन इज टू। तो टू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द टेम्पल। अब चलो इन लोग ने दूसरा एग्जांपल लिया, यू आर गोइंग टू कोलकाता, तो कोलकाता हो गया आपका इसका ऑब्जेक्ट। तो टू इज द प्रेपोजिशन और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कोलकाता। तो कोलकाता इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन टू। ठीक है, बहुत अच्छा लाइन लिखा है यहां पर, डू नॉट कंफ्यूज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। मतलब हम इसका मतलब नहीं समझ में आया। अभी ऊपर में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू कोलकाता, इसमें आप देख रहे हो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, लेकिन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब होता, जब यहाँ पर ये लिखा होता कि आई एम गोइंग टू कोलकाता फॉर माई मॉम, तो हम किसके लिए कोलकाता जा रहे हैं, फॉर माई मॉम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यहाँ नॉर्मली लिखा है यू आर गोइंग टू कोलकाता, तो टू हो गया प्रेपोजिशन और ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ललित गेव रीमा द पेन। चलो आपका ये कंफ्यूजन इस एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। ललित गेव रीमा द पेन, ललित ने रीमा को पेन दिया। ललित सब्जेक्ट, गेव वर्ब, सॉरी, ललित सब्जेक्ट, गेव है वर्ब, रीमा द पेन, ललित ने पेन दिया, पेन दिया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पेन दिया, रीमा को, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखोगे इस जो अभी हमने जिस सेंटेंस को लिया, ये ललित गेव पेन, गेव रीमा द पेन, ललित गेव रीमा द पेन, इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, टू, एट, अंडर, इन, ऑन, कुछ नहीं है, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं है। लेकिन जस्ट जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ललित गेव द पेन टू रीमा, इसमें प्रेपोजिशन आ गया ना, टू रीमा, तो यहां प्रेपोजिशन आ गया, तो रीमा जो है ना, यहां पर अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रही, रीमा क्या हो जाएगी, रीमा विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, क्योंकि रीमा यहां पर टू की ऑब्जेक्ट है। तो ललित गेव द पेन टू रीमा, यहां पर टू इज द प्रेपोजिशन एंड रीमा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन।